अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने हमारे साथ दोबारा रुजू किया और मेरे साथ मेरी प्यारी दोस्त है। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर समन खान। फिर दोबारा से आपके साथ और हम अब पार्ट 2 करने जा रहे हैं ड्रामा शराब के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी बहुत अहम ड्रामा है, मतलब नफसियाती बीमारियों के हवाले से। तो हमने सोचा कि इसको हम 2 पार्ट्स में करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हम आपके साथ गुफ्तगू करना चाह रहे थे इसके बारे में। तो हमने अभी आपके साथ बात की जो स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में, साइकोसिस के बारे में कि इनमें कौन से सिम्पटम्स होते हैं, कौन से साइन्स होते हैं, और अब हम बात करने जा रहे हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है ना? चलिए समन आप बताएँ, फिर थोड़ी-सी हमारी स्लाइड्स रह गई थी। हाँ, नहीं तो ये दिखाया था कि हुरैन की जो तबीयत है वो और ख़राब हो जाती है और डिल्यूज़नल हो जाती है। वो समझती है कि जो असफंद है और उसके घरवाले सब उसके ख़िलाफ़ हो गए हैं। वो अपने घर जाना चाहती है, लेकिन ज़ाहिर है उसके अपने घर में भी उसी कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती है। तो वो बड़ी तकलीफ़ में होती है। तो फिर ये लोग इनके बीच ये भी दिखाया है कि वो अपने बॉटल से वो असफंद को मारने दौड़ती है ना? दैट्स राइट। कि ये मेरे खिलाफ है, तो फिर वो कहते हैं कि नहीं अब इसको घर में नहीं मैनेज कर सकते हम, अब इसका टाइम है, इसको हम हॉस्पिटल में एडमिट करें। तो वो हॉस्पिटल को फ़ोन करता है और फिर स्टाफ आता है उसको लेने के लिए। तो हम इसको जब हम कर यहाँ पे हम इस पे तो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन हम इसको कहेंगे कि प्रोबब्ली वाज़ डिटेन्ड है ना? हुँ, मेंटल हेल्थ एक्ट और पाकिस्तान के अंदर भी है, they have the mental health act. It's probably not been reviewed since the constitution was written in the 1950s. लेकिन there is one. मतलब इससे इससे मुराद ये है ना समन कि जो मरीज़ जिसको हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत हो इलाज के लिए ना, लेकिन वो खुद मतलब ज़ाती तौर पर राज़ी ना हो इस बात पर, ठीक है ना? इससे खुद हुँ, अंदाजा नहीं होता ना कि वो बीमार है। हुँ। तो क्योंकि वो खुद नहीं जा रहे होते अपनी मर्ज़ी से, तो फिर ये ज़रूरी होता है कि फिर लीगल सिस्टम जो है उसका इस्तेमाल करके आप उनको मतलब ताकि उनके राइट्स भी जो हैं वो भी मतलब महफूज़ रहें ना। तो वो उनको फिर उनकी मर्ज़ी के खिलाफ आप लेकर जा सकते हैं अस्पताल में ना उनकी इलाज इलाज के लिए। तो वो ये तो ठीक है। यही करते हैं। वो हुँ, ये करते हैं तो उसको और इंजेक्शन लगाते हैं उसको ताकि ड्राउज़ी हो ताकि वो उसको लेके जा सकें, इससे रेज़िस्ट कर रही थी। फिर ये इसका दिखाया है कि हॉस्पिटल में भी ये भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उसको पकड़ के लेके आ जाते हैं दोबारा और फिर उसका इलाज शुरू हो जाता है। तो उसको दवाइयाँ मिलती हैं, उसका सोशल इंटरैक्शन होता है जो और वहाँ पे मरीज़ होते हैं जिनके डिफरेंट रीज़न्स होते हैं लेकिन तबीयत वही ख़राब होती है। दे आर ऑल मोस्टली एक्सपीरियंसिंग साइकोसिस है ना? हुँ, अम वही। तो ये इसको फिर ये बीच में एक सीन है जिसके अंदर ये अकेले बैठी हुई है और ना गुस्से में भी है, लेकिन ये सोच रही है इसके साथ क्या-क्या हुआ था ना, उसके सारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं और बहुत सारे इस टाइप के होते हैं जो बेस्ड होते हैं ऑन व्हाट हैपेंड इन रियलिटी लेकिन उसको अफ़ेक्ट करते हैं। तो वो उसके पास जब वो अपने घर पे होती है तो उसको ये रिफ्लेक्शन का टाइम नहीं होता है। वो बस अपने डिल्यूजन के अंदर स्टक हो जाती है। लेकिन हॉस्पिटल में जब होती है विद दवाइयों के साथ उसके पास वो एक उसको समझ आने लगती है थोड़ी बहुत, है ना? और मतलब कि अपनी दवाइयाँ ले भी रही होती है ना लगातार तरीके से, क्योंकि पहले हमने बताया ना कि वो कब मतलब लेती है फिर वो उसको वो डिल्यूज़न हो जाता है कि नहीं ये मुझे मारना चाह रहे हैं दवा दे के ना, तो फिर वो छोड़ देती है ना। तो अब इधर हॉस्पिटल में तो ये चीज़ होती है ना कि आपको पता होता है कि मरीज़ ले रहा है। हाँ, तो ये कंप्लायंस जिसे हम कहते हैं ना कि दवा ले रहे हैं, हुँ, रेगुलरली ले रहे हैं, छुपा नहीं रहे हैं, ये सब वो देखते हैं ना कि हुँ। लेते हुए देखते हैं, सुपरवाइज़ करते हैं सब। और जो स्टाफ होता है इधर वो भी इसके साथ बहुत अच्छा मतलब वो सलूक करती हैं ना जो जो नर्सेज़ होती हैं बहुत मतलब मोहब्बत के साथ और प्यार के साथ इसको समझाती हैं और इसको मतलब कि इसको समझने की कोशिश करती हैं ना, समझाने की कोशिश करती हैं। तो ये इसका माहौल का भी काफ़ी हाँ है जी, और ना? हर पेशेंट को इज़्ज़त देती हैं, हुँ। इसके बाल ठीक करती हैं। हाँ, तो वही मतलब रिस्पेक्ट देना ना इनको। हुँ, एग्ज़ैक्टली और हम ऑब्वियसली ये दिस ये एक हिस्सा है ना ट्रीटमेंट का कि बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है
कि पेशेंट को आप इम्पोर्टेंस दें, उसकी रिस्पेक्ट करें, उसके एहसासात का आप कदर करें, तो वो फिर आपको वो जो ट्रस्ट का एक एलिमेंट होता है वो फिर आपको ट्रस्ट करना ज़्यादा आसान होता है फिर उनके लिए। और एक्चुअली मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हुई थी कि ये जो उन्होंने वार्ड बनाया हुआ है ना, इट जस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट और जो इसमें दिखाया है वो वाकई इट इज़ कि एडमिरेबल है जो उन्होंने यहाँ काम हो रहा है। मतलब बहुत अच्छी तरीके से मतलब डेकोर वगैरह सब कुछ किया हुआ है ना, मतलब कमरा उसका थोड़ा खाली था, लेकिन वो अक्सर होता है क्योंकि ज़ाहिर है वो सेफ्टी की वजह से भी रखते हैं ना, लेकिन बाकी जो कम्युनल एरियाज जहाँ पर सब लोग आते जाते हैं, तो वो काफी दिखाया उन्होंने ना, काफी घरेलू सा मतलब और माहौल। ऐसा लगता है कि एक्टिविटीज भी हो रही हैं हम्म मुख्तलिफ किस्म की, जो हमें पता है बहुत ज़रूरी हैं। रूटीन इम्पोर्टेंट होता है, हम्म, एक्टिविटीज इम्पोर्टेंट होती है ताकि आपका जहन ऑक्यूपाइड रहे। बिल्कुल। तो ये सब कुछ वो करते हैं इससे कि ऑक्यूपेशन जो हम हॉस्पिटल में हम ट्रीटमेंट्स होते हैं उसके अंदर ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। बिल्कुल। और क्या नर्सिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और प्लस साइकाइट्री ओबियसली जो डॉक्टर होते हैं उनका जो रोल होता है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो दिखाया कि इतनी वो सही हो जाती है कि वो घर जाने के काबिल हो जाती है, और उसके जो असफंद के घर वाले हैं उसको बड़े मोहब्बत से प्यार से उसको वापस वेलकम करते हैं, दावत कर रखते हैं उसके लिए। तो ये उसको बड़ा उसकी खुशी के लिए होता है। लेकिन ये भी दिखाते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। हाँ वही। थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करते हैं कि प्रेगनेंसी में ये बीमारी थोड़ी वर्स हो जाती है। और और उसकी सॉरी सॉरी नहीं बताया आप, सॉरी। नहीं मैं ये कह रही थी कि फिर इवेंचुअली उसका बच्चा भी हो जाता है, लेकिन वो पूरा जो टाइम होता है वो उसके लिए काफ़ी उसके लिए मुश्किल वक्त होता है। उसमें दिखाया कि उसकी बीमारी वापस आने लगती है, कि ये एक सीन है जिसके अंदर वो उसकी बहन की निकाह हो रहा होता है और उसको बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। उस टाइम पे उसका बच्चा नहीं हुआ होता, और वो ऊपर छत पे जाते अपने कमरे में जाती है, बल्कि जहाँ वो पहले रहती थी, और वो बच्चे को देखती भी है। और फिर जब बसफन उसके पास आता है वो देखती है बच्चा तो गायब हो गया है। लेकिन उसको ये होता है बच्चे हर वक्त बच्चे के रोने की आवाज़ आती रहती है ना, और उसको ये एक डर बैठ जाता है ना कि उसकी बहन के यहाँ बच्चा नहीं है तो मेरा बच्चा जो है वो उसकी बहन को दे देंगे। तो ये हर वक्त कहती रहती है कि वर्दा मेरा बच्चा ले जाएगी। हम्म हम्म फिर बच्चा हो भी उसका जाता है। फिर ये दिखाया है कि वो ना बच्चे को वैसे तो बहुत केयर कर रही है, दिखा रहा है कि शी बहुत अच्छी तरह अपने बच्चे की देखभाल कर रही है, लेकिन बीच में ये दिखाया है कि वो अपने बच्चे को ऊपर छत पे ले जाती है, उससे कपड़े उतारती है कि मैं इसको फीड करूंगी। तो ये इसकी असफंद और असफंद की माँ देख लेते हैं और उसको फिर परेशान हो जाते हैं ना कि ये बच्चे को तकलीफ ना दे। मतलब आधी रात को लेकर जाती है ना, ऊपर कहती है ऊपर ना छत पर कि सूरज, तो तुम्हें सूरज की मतलब के रोशनी तुम पर कपड़े उतारती है ना ताकि तुम्हें सूरज की रोशनी तुम पर पड़े ना, लेकिन वो आधी रात होती है, तो वो मतलब कि उसका मतलब ये कि उसके ये जो उसका जो बिहेवियर होता है ये सही नहीं होता, ये कुछ इसके दिमाग में कोई चीज चल रही होगी ना, जो इसकी वजह से उसने ऐसे किया ना, कोई डिल्यूजन या इस तरह कुछ ना। कोई इसकी बीमारी वर्स होती जाती है, तो वो हम्म जाता भी है हॉस्पिटल के में परेशान होके ना कि ये क्यों हो रहा है, एकदम पहले तो बिल्कुल ठीक हो गई थी अब क्या हो रहा है। तो डॉक्टर ये इसको एक्सप्लेन करती है कि इस बीमारी में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, कभी कभी बीमारी और वर्स हो जाती है, कभी इम्प्रूव करती है। तो ये मुश्किल है कहना, लेकिन इसकी बीमारी वर्स हो रही है और फिर इवेंचुअली वो उसको वापस हॉस्पिटल जाना पड़ता है, एडमिट होती है। हम्म फिर अगेन उसका इम्प्रूवमेंट होता है, अगेन वही तवज्जो दवा की वजह से, इससे कि वो उसके जहन में हमेशा वो बातें तो रहती हैं ना जो उसके बचपन की होती हैं कि वर्दा की भी औलाद नहीं है, वर्दा मेरा बच्चा ले जाएगी, हम्म या जो फैमिली के साथ उसकी रिलेशनशिप नॉर्मल तो नहीं हो पाती ना, हम्म, तो वो उसको हमेशा उसको अफेक्ट करती है। तो बिल्कुल। असफन फिर क्या करता है, उसको सबसे दूर ले जाता है, उसके साथ सारे खानदान वालों से, और ये लोग दिखाए पता नहीं प्रॉब्ली इस्लामाबाद में या कहीं पे कहीं दूर दिखाए रह रहे हैं। और बच्चा 10 वो क्या दिखाते हैं कि 10 साल बाद क्या हो रहा है। तो उसमें ये है कि उसकी बीमारी तो है, शी स्टिल हैविंग विजुअल हेलुसिनेशंस एंड ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, और अपने बच्चे को देखती है कि घर आ गया है, फिर वो बच्चा अंदर जाता है, फिर दोबारा बच्चा आ जाता है रियल में। तो लेकिन
वो फिर भी रीजनेबली खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। तो उसको इस वक़्त इसको इनसाइट होती है ना, क्योंकि जब वो असल में अपने बच्चे को देखती, फिर उसको उसको समझ आ जाती कि जो अभी मैंने देखा वो सही नहीं था ना। तो उसको जो ये आप बता रहे थे ना कि इनसाइट जो होती है कि ये समझ पैदा करनी ना कि ये मेरी बीमारी है, ये असल में नहीं हो रही, ये चीज़ मैं जो महसूस कर रही हूँ, जो है ना, ये मेरी बीमारी का हिस्सा है, तो ये इनसाइट इसकी डेवलप हो जाती है। तो इसके लिए भी मतलब इसको थोड़ी आसानी होती है ना इसमें, मतलब कि मैनेज करने में ना। और आखिर में असमन कहता है कि कि ये हम लोग इतने दूर जो आ गए हैं, ये है मेरी वजह से है, इसकी वजह से है, या आप लोगों की वजह से है, हुँ, कि हुँ। आप ऐसे मरीजों के लिए ज़िंदगी इतनी मुश्किल बना देते हैं कि ये आपके दरमियान नहीं रह पाएँगे। हुँ, हुँ। हुँ, और ये तो हमने देखा है कि जो सादिया ने कहा था ना कि कि हाई एक्सप्रेस इमोशन जो फैमिलीज़ में होता है, उनकी प्रोग्नोसिस मच वर्स होती है हुँ, पेशेंट्स की। तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि उनको बड़े प्यार, मोहब्बत, तहम्मुल के साथ उनके साथ आप उनको मैनेज करें। हुँ। मतलब कि ये जो असफंजार के जो माँ-बाप हैं, उनको भी नज़र आ रहा होता है कि ये कुछ सही नहीं है ना, उनको बिल्कुल पता चल रहा होता है, लेकिन वो ये है कि उन्होंने बड़े तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ इसको मतलब कि इसकी बीमारी का सामना किया ना, बल्कि इसकी अम्मी कहती भी है ना कि ये बीमारी तो मैंने ना कभी देखी, ना मैंने सुनी, है ना? तो क्योंकि ये खुद भी सीख रहा होता है असफंदियार, जैसे डॉक्टर के पास दिखाया जाता है कि बार-बार जाता है उससे मशवरा लेने के लिए, क्योंकि खुद तो ये जाती नहीं है, हुरैन जो होती है, बहुत कम जाती है ना, तो खुद ये जाके बात करता है। तो जितने जैसे-जैसे इसको समझ आती है, वो फिर आके समझाता है अपने माँ-बाप को भी ना। लेकिन हुँ, ये है कि वो भी लेकिन यही दिखाया जाता है ना कि ज़्यादातर लोग जो हैं इस तरह नहीं मतलब समझते हैं ना, वो यही या तो यही समझते हैं कि ये जैसे किसी ने तावीज़ किया हुआ है या जिन का कोई असर है ना, जैसे इसके हुरैन के अम्मी-अब्बू, या फिर जो जैसे वो इसकी बहन के लिए, सुंदर की बहन के लिए जो रिश्ता लेकर आती हैं, फिर वो जब देखती हैं मतलब इसकी बीमारी का पता चलता है, वो ज़रा थोड़े थोड़े मतलब कि परेशान हो जाती है ना। तो यही होता है ना कि जिस चीज़ का आपको पता ना हो, फिर आपको खौफ ही बैठता है आपके दिल में ना, कोई भी चीज़ हो, जिसका आपको पता ना हो, थोड़ी-सी मुख्तलिफ हो या अजीब हो ना, जब तक आप उसके बारे में तालीम नहीं हासिल करेंगे, आप समझेंगे नहीं, तो वो डर आपके किसी न किसी हद तक बैठा रहेगा ना। तो ये ऐसी चीज़ है कि हमारे जैसे हमारे माशरे में, पाकिस्तान में, इधर भी बल्कि, लेकिन हम ज़्यादातर हम अपनी बात करें ना, हमारे माशरे में ये है कि ये चीज़ें जो है, इनको समझने की कोशिश नहीं की जाती ना। इनको बस ये देखा जाता है कि ये बड़ी अजीब है, ये इंसान बड़ा अजीब है, और ये ये और इसे मतलब कि दू दूर रहा जाए, इधर रिश्ता ना करें, और इस तरह ये की कह चीज़ देते हैं होती है ये ना। शख्स पागल है। हाँ जी? ये कह देते हैं ना कि ये शख्स पागल है। हाँ जी। हुँ। एक हाँ। लेवल भी लग जाता है कि पागल है, बस इनसे इनसे आप ना बात करें, ना इनसे दूर रहें, बस समझ नहीं है कि बीमारी क्या है, इसका इलाज है, इसका इलाज क्या है, ये सब चीज़ें हैं जो लोग नहीं समझते। वो समझते हैं कि एक दफ़ा पागल हो गया तो बस पागल है। हाँ। बात तो ये नहीं। मेन चीज़ तो ये है ना कि इसको यही यही इसी मतलब नज़र से देखना है कि ये एक बीमारी है, ठीक है ना? जैसे और भी इतनी सारी बीमारियाँ हैं जिस्मानी तौर पर या नफ़्सियाती तौर पर, तो ये भी उनमें से एक बीमारी है, और इसके लिए भी इलाज है, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जल्द से जल्द इलाज करवाया जाए ना, कि जैसे आपने बताया कि जितनी जल्दी आप इलाज करवाएँगे, उतना ही उनका जो आउटकम है उनकी, वो बेहतर होगी ना। तो ये जो डॉक्टर थी, इन्होंने कुछ दफ़ा कई दफ़ा तो मैं इनकी बातें सुनी थी, मैं सोच रही थी यार जा जाके दोबारा पढ़िया अपनी डिग्री, क्योंकि काफ़ी इसने कई बातें कही ना जो मतलब सही नहीं थी ना। तो लेकिन ये था, उसने ये कहा था ना कि पता नहीं चलता कि ये क्या होगा आगे ना। तो ये तो है कि पूरी तरह से आप मतलब कि नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि हमें पता है कि तकरीबन जो 1/3 जो होते हैं ना, जिनके पास स्किज़ोफ्रेनिया होता है, उनमें ये होता है कि काफ़ी हद तक वो बहुत बेहतर हो जाते हैं, ठीक है ना? इसका मतलब ये नहीं कि मतलब कि उनके आगे कोई भी किसी वक़्त मुश्किल नहीं पैदा होगी, या किसी न किसी तरह उनकी ज़िंदगी पर असर नहीं होगा। लेकिन ये कि बहुत हद तक काफ़ी बेहतर वो हो जाते हैं, और मतलब अपनी ज़िंदगी सही तरह गुज़ार लेते हैं ना। और
एक और थर्ड है जिनके पास मतलब के सिम्पटम्स रहते हैं, लेकिन वो भी मैनेजेबल होते हैं ना, कि अपनी जो है दवा लेते रहें वो, और अपनी सर्विसेज के साथ मतलब के मॉनिटर्ड मॉनिटर्ड रहें, सपोर्ट्स मिलती रहें उन्हें, तो फिर वो भी ठीक रहती है ना। ये कि हो सकता है कि ज़्यादा अगर किसी वक़्त स्ट्रेस हो तो फिर वो रिलैप्स हो सकते हैं कि दोबारा कुछ अरसे के लिए बीमारी ज़्यादा हो जाए, लेकिन ये कि वो ट्रीटमेंट उनके लिए है ना। तो और फिर एक साइड होता है जिनमें ज़्यादा थोड़ा मुश्किल होता है ना सफ़र के, ज़्यादा हद तक बीमारी रहती है और हो सकता है दवा भी उस तरह काम ना करे। तो मुझे लगता है कि ये जो हुरैन है इसकी भी थर्ड कैटेगरी में ये आ जाएगी ना, कि काफ़ी मतलब दिखाया जाता है 10 साल बाद भी काफ़ी इसके ऊपर है। लेकिन ये फिर भी दिखाया जाता है ना कि ये इसने मतलब कि इसको समझ आ गई है और बहुत पहले से बहुत बेहतर ज़िंदगी गुज़ार रही है ना। तो मतलब ये कि जिस लेवल पर भी आपकी बीमारी हो, तो मतलब अम, स अम, बे मतलब कि इम्प्रूवमेंट के हमेशा चांसेस होते हैं, है ना? हम यही कहेंगे ना कि हाँ, नहीं, हाँ, चाहे वो दवा के साथ हो, क्योंकि हमने देखा कि इसने दवा ली, वो पहले इसने लगातार तरीके से नहीं ली और फिर उसको तब्दील भी की। ज़ाहिर है जब उसको प्रेगनेंसी में भी उसको ज़रूरी होता है कि एक दफ़ा के जो आपकी दवा हो कि उसको तब्दील किया जाए ना, तो वो भी उसकी भी ज़रूरत पड़ी। और हमें पता है हमारे अपने प्रैक्टिस में समन कि जब दवाई अब एक दवा नहीं काम करती, दूसरी दवा आप ट्राई करते हो, अगर वो भी नहीं काम करती, फिर आगे जाके एक और किस्म की दवाएँ जो हम दे सकते हैं ना, जिसे हम ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट केसेस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं ना, क्लोज़ेपिन जिसे कहते हैं। और भी हैं ज़रा हमारे क्योंकि बच्चों में हम ज़्यादातर बच्चों के साथ काम करते हैं, बच्चों में ये है कि बहुत ज़्यादा स्किज़ोफ्रेनिया मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि अभी वो जो होती है बीमारी अभी शुरू में होती है ना, ज़्यादा फिर वक़्त के साथ-साथ वो ज़्यादा बढ़ती है, तो इसलिए हमारे बहुत ज़्यादा केसेस नहीं होंगे मेरा ख़्याल जिनके पास स्किज़ोफ्रेनिया होगा ना, कोई अर्ली स्टेज हम ज़्यादा देख रहे होंगे, प्रोड्रोमल या बस अर्ली हाँ, फर्स्ट नहीं, एपिसोड। हम फर्स्ट एपिसोड में हम डायग्नोज़ भी नहीं करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया, वी कॉल हाँ, इट साइकोटिक एपिसोड, जैसे कि हमें पता नहीं होता कि उसका क्या हुँ, उसका अंजाम क्या होगा? प्रोग्रेशन क्या होगा, हाँ, नहीं। हुँ। तो क्योंकि वो हो सकता है उसके रिकवर करके उस एपिसोड से फिर दोबारा उनको ना हो ना। हाँ, तो हाँ, ये है बहुत कि दफ़ा दवा दवा की ज़रूरत नहीं होती है एंड दे डोंट हैव एनी अदर रिलैप्सेस, लेकिन हुँ, ऑब्वियसली जैसे शादी ने कहा 1/3 को दे विल हैव काइंड ऑफ उनको दवा की भी ज़रूरत होगी और फिर वो उनके रिलैप्सेस भी होते हैं हुँ, और फिर उन 1/3 ऐसे हैं जो काफ़ी सीवियर होते हैं, जो ट्रीटमेंट रेज़िस्टेंट भी हो सकते हैं। हुँ। अच्छा समन, एक और चीज़ भी जो हमने नहीं अभी तक मेरे ख़्याल आपने मेंशन की, वो ये था कि इसको किसी किस्त में इसकी ईसीटी भी होती जी, है ना? जी, जी। याद है? उसमें इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जो हम कहते हाँ, हैं, इलेक्ट्रिक आप शॉक। हाँ, चलिए बताएँ आप इसमें। मेरा ख़्याल ये तब होता है जब ये आते हैं वापस हनीमून से ना, तो याद है वो सुसाइड जब वो सुसाइड, हाँ, 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 हाँ। सुसाइड अटेम्प्ट होता है उसका उधर। हम लोग तो बहुत ही रेयरली, बच्चों में तो हम बहुत ही रेयरली इस हुँ, यूज़ होता है, लेकिन ऑब्वियसली एडल्ट्स में हम देखते हैं कि ईसीटी यूज़ होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ अच्छी मुझे लगी कि इसमें वो समझाया है एक तरीके से, जो इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट है, इट्स नॉट इनह्यूमन, वो कोई ज़ालिम ट्रीटमेंट नहीं है। जो लोगों का एक इम्प्रेशन है कि अगर शॉक थेरेपी है तो बहुत ही खतरनाक है और हुँ, पेशेंट को ख़त्म कर देती है। एक्चुअली ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि हमने देखा है कि इसका बड़ा फ़ायदा होता है, स्पेशली बहुत ही जो सीवियर केसेस होते हैं, सीवियर साइकोसिस जिसमें हुँ, कोई ट्रीटमेंट नहीं काम करे, या फिर सुसाइडल पेशेंट्स, या अगर बहुत बहुत कभी-कभार बहुत मैनिक अगर पेशेंट हो, हुँ, हुँ। तो भी हम देते हैं, या सीवियर सीवियर डिप्रेशन हो, है ना? डिप्रेशन, साइकोसिस के साथ, हाँ। और समन हम लोगों ने मतलब ट्रेनिंग जो हम कर रहे थे हमने अब दी भी हुई है ना मरीजों को, मतलब दी भी हुई है, वो बिल्कुल मतलब वो सेडेटेड होते हैं, मतलब कि हाँ, हमने एनेस्थेटिक, दे आर अंडर एनेस्थेटिक। उनको कोई उसकी उसको याददाश्त नहीं होती कि वो हाँ, क्या हो रहा है, बिकॉज़ दे आर अंडर एनेस्थीसिया, अ, और बहुत ही कंट्रोल्ड होता है। हाँ जी, बिल्कुल, हाँ। और उन्हें थोड़ा-सा ये भी बताया था कि वो साइड इफ़ेक्ट्स भी क्या होते हैं ना, थोड़ा-सा उन्होंने डॉक्टर ने बताया था कि थोड़ा-सा वो याददाश्त पर थोड़ा-सा थोड़े अरसे के लिए वो बस असर होता है ना। लेकिन एक चीज़ जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे वो ये था ना कि इसके यूजुअली कोर्स होता है
है ना, कि ये नहीं होता कि आप एक दफ़ा करवा लें और बस। जी, इन्होंने यही दिखाया कि इसका बस एक दफ़ा हो गया और बस उसके बाद नामो-निशान ही नहीं, लेकिन असल में ऐसे नहीं होता ना, उसका थोड़ा कोर्स होता है उसके लिए जो होता है प्रिस्क्राइब्ड होता है ना, एक दफ़ा हफ्ते में कुछ हफ्तों के लिए जैसे भी मतलब ज़रूरत हो ना, तो एम और इसमें ये है कि अक्सर पेशेंट्स हॉस्पिटल में ही होते हैं ना इसके लिए, मतलब कुछ अरसे के लिए बाहर रहते हैं ना, सॉरी हॉस्पिटल में ही रहते हैं, क्योंकि ये इसमें ड्रामे में तो ये दिखाया है कि ये घर आ जाती है और मतलब अभी उसका जो होता है एनेस्थेटिक का भी इफेक्ट होता है कि वो ज़रा मतलब कमरे में होती है और वासफंगिया उधर पास नहीं होता, लेकिन वो जैसे सो रही होती है, फिर उठती है और फिर उसको पता नहीं होता कि उसको याद नहीं होता कि क्या हुआ है ना, तो फिर वो ऐसे क्या कहते हैं वो डिज़ी ड्राउज़ी होती है ना, तो फिर वो गिर भी जाती है। तो उसका ये है कि हाँ, ज़्यादातर हमारे तो ये इधर हॉस्पिटल में रखेंगे ना, ज़्यादातर तो मैंने इनपेशेंट्स में ही देखा है वैसे तो, ये पता नहीं आउट पेशेंट्स में करते हैं या नहीं। लेकिन तो ये कि ये भी इसकी एक ट्रीटमेंट है, ईसीटी जो है ना, वो भी इसकी एक ट्रीटमेंट है। हाँ नहीं। और इसका जो इंसिडेंस है वो हम देखते हैं 1 इन 100 लोगों को होता है स्किज़ोफ्रेनिया, है ना? हाँ जी। और सबसे ज़्यादा जो कॉमन प्रेज़ेंटेशन है अर्ली जो होती है वो बिटवीन 16 साल और 35 इयर्स में हम सबसे ज़्यादा देखते हैं। हुँ, हुँ। फर्स्ट प्रेज़ेंटेशन होती है, फिर उसका जो इंसिडेंस है वो बहुत कम हो जाता है और फिर आगे जाके वी देन वी सी मोर काइंड ऑफ एल्डरली पीपल, लेकिन डिफरेंट कॉजेज़ की वज़ह से। इसलिए हम कभी-कभार हम उसको ज़्यादा देखते हैं बिकॉज़ हम एडोलेसेंस में बहुत दफ़ा, और एडोलेसेंस में शुरू होता है, स्पेशली प्रोड्रोमल स्टेज, तो हाँ हम जी। इसको का देख लेते हैं। हुँ, ठीक है। और आदमियों में ज़्यादा होता है बनिस्बत औरतों के, फॉर व्हाटएवर रीज़न, ये भी हम देखते हैं। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। तो अच्छा तो समन ये जो हमने काफ़ी कुछ बताया ना ट्रीटमेंट के बारे में, मतलब जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं और हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के बारे में बताया। आपने भी बताया कि और भी चीज़ें में इसमें आ जाती हैं, जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो कि मतलब रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी की जो होती हैं सपोर्ट करते हैं ना उसमें कि आप हर रोज़ अपने जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं ज़िंदगी की कि वो कैसे आप मैनेज करें। वो ज़्यादा उनके काफ़ी मतलब मुश्किल हो जाती है ये चीज़ें ना जब काफ़ी अर्से के लिए बीमार रहे हों। तो उसके अलावा भी कुछ है, मतलब कि साइकोलॉजी के भी कोई इसमें रोल है? हाँ, नहीं, हम लोग बहुत दफ़ा कहते हैं सीबीटी फॉर साइकोसिस, जिसके अंदर हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो होता है ना, जो ऑब्वियसली उसको जो आपके जो हेलुसिनेशंस हैं या डिल्यूजन्स हैं उनको समझने की कोशिश करना, अगर आप समझेंगे तो आप उसको भी ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज करेंगे, तो वो भी हम करते हैं। प्लस अगर आपके साथ कोई और भी अगर स्किज़ोफ्रेनिया के साथ-साथ और भी कोई बीमारी हो, डिप्रेशन हो, तो उसका भी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता हुँ, हुँ। है ना? बिल्कुल, ये इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि आपका एक रूटीन हो, आपका स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ हो, चाहे बिल्कुल, आप कॉलेज हो या इवन आपका कोई वोकेशनल ट्रेनिंग हो या कोई भी ऐसा काम हो जो आपको मसरूफ़ रखे, वो बड़ा ज़रूरी होता है। बिल्कुल। वो किसी भी बीमारी के लिए हम कहेंगे ना वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन स्पेशली स्किज़ोफ्रेनिया के लिए भी वो बहुत ज़रूरी है। और समन एक और चीज़ वो ये कि हमें पता है कि इस तरह की जो बीमारी होती है उसमें मतलब दूसरी फिज़िकल हेल्थ प्रॉब्लम्स के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं ना होने के। और कुछ बीमारी की वजह से और कुछ दवा जो इनकी जो दवाइयाँ होती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स है ना, तो इसके ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप इसकी भी मॉनिटर रखें ना कि वक़्फ़न-वक़्फ़न आपके चेकअप होते रहें, जिस्मानी लिहाज से भी ना कि आपके ब्लड प्रेशर का ख़्याल, आपके वेट का, ब्लड्स वग़ैरह, और इसमें वो भी चीज़ें आ जाती है ना, फिज़ियोथेरेपी भी हो सकता है आपकी, उसकी भी आपको ज़रूरत पड़े एक्सरसाइज़ वग़ैरह के लिए। तो ये पूरा एक पैकेज होता है ना, तो ये है कि इनकी आपके पास यूजुअली एक टीम होती है ना, ट्रीटमेंट टीम होती है आपकी। तो उसमें जिसमें जैसे आपने कहा उसमें साइकियाट्रिस्ट भी होगा, साइकोलॉजिस्ट भी और भी मज़ीद नर्सेज़ और भी और प्रोफेशनल्स होंगे, तो आपको पूरा ट्रीटमेंट प्लान होगा, जिस तरह की आपकी ज़रूरियात हैं उसके मुताबिक, क्योंकि हर इंसान जो है वो मुख्तलिफ होगा ना, हर मरीज़ थोड़ा मुख्तलिफ होगा। तो इसमें एक और जो बात वो जो जो हाँ,
फैमिली के लिए भी सपोर्ट्स होती हैं, फैमिली के लिए वो उनके लिए क्या चीज़ें हैं या क्या चीज़ हम अपने नाज़रीन को बता सकते हैं कि अगर आपके पास आपके मतलब कोई रिश्तेदार के पास इस तरह की कोई बीमारी हो, तो आप क्या कर सकते हैं उनके लिए? सबसे पहले तो आप सबसे ज़रूरी जो चीज़ है कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट लें, है ना? आप स्पेशलिस्ट को दिखाएँ, उनका ताकि प्रॉपर डायग्नोसिस हो, उनका असेसमेंट हो, फिर उसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़रूरी है, जो दवा हम देते हैं एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन। हुँ, तो वो फिर ये होता है कि वो दवा आप मेक श्योर करें कि आपका जो पेशेंट है वो दवा ले। जैसे बहुत दफ़ा हम ये देखते हैं कि कंप्लायंस पुअर होती है। अ, बिल्कुल। तो वो फिर आपके यानी कि उनके जो अराउंड जो उनके केयरर्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मेक श्योर करें कि दवा ले लें। हुँ, बहुत हुँ, दफ़ा ये भी हम देखते हैं कि जब पेशेंट नहीं लेते दवा या फैमिली नहीं दे पाती है, तो फिर हम इंजेक्शन के थ्रू भी दवा देते हैं, जो डेपो मेडिकेशन हम कहते यस, हैं। यू आर राइट, या हुँ, हुँ, बिल्कुल, वो बिल्कुल। ज़्यादा उन लोगों के लिए होती है जिनकी कंप्लायंस पुअर होती है। लेकिन ऐसा भी होता है, मेरा एक पेशेंट था जो कहता था मुझे रोज़ दवा खाना नहीं है, तो फिर हम उसको डेपो देते थे। तो ऑब्वियसली आप बेहतर तो यही होगा कि आप पेशेंट को इन्वॉल्व करें। और यहाँ ये भी एक्चुअली ड्रामे में मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी कि उन्होंने उसको हुरैन को इंक्लूड नहीं करते थे ना, जो भी ट्रीटमेंट प्लान होता था या वो होता हाँ, था, वो उसके हस्बैंड से डिस्कस करती थी, लेकिन वो राइट, उससे डिस्कस नहीं करती थी। लेकिन हमने ये देखा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप पेशेंट को इंक्लूड करें, उससे हुँ, उनमें हुँ, समझ तो होती है, उनको थोड़ी बहुत चाहे इतना इनसाइट ना हो, लेकिन थोड़ी बहुत समझ ज़रूर होती है। अगर आप उनको कॉन्फिडेंस मिलेंगे, उनको उनके लेवल पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि हुँ, क्यों दवा इम्पोर्टेंट है, तो कंप्लायंस इम्प्रूव होती है, हम ये देखते हैं। हुँ, हुँ। अ, तो ये इससे मेरे ख्याल एक सॉरी ऑन यू गो। मैं बस ये कही हूँ कि ट्रीटमेंट में उनको इंक्लूड करना चाहिए कि क्या-क्या ट्रीटमेंट है, उनसे डिस्कस करना चाहिए, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। इससे कि बहुत सारी डिफरेंट मेडिकेशन हम दे सकते हैं। उनका साइड इफ़ेक्ट हमको एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये साइड इफ़ेक्ट है। कौन-सा साइड इफ़ेक्ट आपके लिए एक्सेप्टेबल है, कौन-सा नहीं एक्सेप्टेबल। कुछ वेट गेन में ज़्यादा होता है, कुछ में और चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो वो हम पेशेंट से डिस्कस करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। समझ सॉरी मेरी मेरी मेरे ज़हन में बस ये बात थी कि हमारे माशरे में मेरा ख़्याल ये जो चीज़ है जो रिश्तेदारों से बात करनी और मरीज़ से नहीं बात करनी ना, वो शायद वो मतलब कि एक हाँ, माशरे की बात। कल्चरल चीज़ है कि मतलब इधर तो ऐसे नहीं है ना, इधर तो मतलब कि हमेशा पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी जो होती है वो बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ होती है ना। लेकिन अक्सर जैसे हमारे पाकिस्तान में जैसे हाँ, शायद वो इतनी वो चीज़ ना हो क्योंकि रिश्तेदारों का इतना बड़ा रोल होता है ना। तो लेकिन आपने सही बात की कि मतलब उसको इतना इन्वॉल्व नहीं किया हुरैन को और अच्छा दूसरी बात ये भी थी कि जब अस्फंदियार वो जाता भी था, तो उसको जैसे मैंने कहा ना कि डॉक्टर ने कई कुछ चीज़ें तो उन्होंने ऐसी थोड़ी-सी अजीब-सी कहीं जैसे जो ना हम सोच रहे थे कि इनको रियली किसी क्वालिफाइड मतलब के प्रोफेशनल के साथ बात करनी चाहिए जब ये ड्रामा लिख रहे हों ताकि सही मैसेज मिले ना। काफ़ी बहुत अच्छी चीज़ें थी लेकिन कुछ थी जो हम सोच रहे थे ना कि ये सही तो जैसे वो एक बात जो मेरे ज़हन में थी वो ये कि जब वो असफंजाह को जब हुरैन उससे बात करती है ना कि अपने डिल्यूजन्स के बारे में, तो वो आगे से वो कैसे रिस्पॉन्ड करें, है ना? हुँ, क्योंकि उनको ये मेरा ख़्याल ये भी एक चीज़ है जो हम फैमिलीज़ को सपोर्ट मिलनी चाहिए कि वो आगे से कैसा रिस्पॉन्स दें। क्योंकि अगर आप मतलब कि जैसे वो कहता है ना कि हाँ, वो मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन वो कोई एक एक सीन था जब वो ना वो कहता हाँ, हाँ, ऐसी ही है, जो वो कह रही होती है ना जो सही नहीं होता लेकिन वो आगे हाँ में हाँ मिला रहा होता है कि हाँ, सही है। लेकिन मैं यही सोच रही थी कि ठीक है वो वक़्ती तौर पर तो उसको है ना, उसको एक तरह से तसल्ली दे रहा है लेकिन एक्चुअली तो उसकी बीमारी के लिए सही नहीं है ना कि वो समझे क्योंकि वो एक्चुअली वो और मज़ीद इस चीज़ में उसका यकीन होगा कि हाँ, ये बात है जो मैं कह रही हूँ ना। तो ये भी थोड़ा-सा मैंने सोचा कि इसके बारे में भी कि उम, हाँ, अ, ऑब्वियसली आपको आई थिंक बेस्ट तरीका ये होता है और साथ ही तुम भी कह सकती हो कि क्या है कि आप एक्सेप्ट करें कि पेशेंट का क्या एक्सपीरियंस है, तो उसको आप नेगेट नहीं करें। हाँ, हुँ, नहीं आप अभी तुमको ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये आवाज़ आई है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि तुम्हें ये सुनाई दिया है, यस, लेकिन ये तुम्हारी बीमारी का हिस्सा यस, है एग्ज़ैक्टली। हुँ, और ये रियल नहीं बेसिकली हाँ, उनको ये दे नीड टू नो, दे नीड अ रियलिटी चेक, है ना? हाँ,
बिल्कुल, वही ना, फिर यही उनका ना। और हाँ, नहीं बिल्कुल सही बात की आपने समन, बिल्कुल सही, क्योंकि यही कि आपने ये नहीं कहना कि आप उनको आप उनकी बात पे यकीन नहीं करते, क्योंकि उनके लिए तो बिल्कुल हकीकत ही है ना? बिल्कुल हकीकत है। लेकिन ये भी है कि उनको भी फिर ये इस डिल्यूज़न में और फिक्स नहीं करना कि ये मतलब कि हाँ, ये चीज़ जैसे वो कह रहे हैं कि लोग वाक़ई मुझे मारना चाह रहे हैं कि वैसी है, या ये ये खाने में कुछ मिलाया हुआ है। लेकिन ये कि आपने कहना कि हाँ, ये आपकी बीमारी की वज़ह से, और बल्कि एक्चुअली वो असफंदिया कहता भी है बाद में ना, बाद में उसे या अपने घरवालों की बीमारी की वज़ह से ऐसे ये ऐसे कह रही है, ऐसे सोच रही ना, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ये मेरे ख़्याल यही हाइलाइट होता है ना कि जो घरवाले होते हैं, जो उनके जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, उनको बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है, गाइडेंस की ज़रूरत होती हाँ, है ना? और उनको तो जैसे तुम कह रही हो ना, साइको एजुकेशन की ज़रूरत होती है। हम लोग तो यहाँ पे हम लोग फैमिली थेरेपी भी करते हैं। इससे हाँ, कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि फैमिली किस तरह रिस्पॉन्ड करे उनकी बीमारी से, कि उनको किस तरह मैनेज करे। इससे वही बिल्कुल, उनके मेन केयरर्स होते हैं, तो उनको उस बीमारी की समझ होना चाहिए, उनको उस बीमारी का मैनेजमेंट पता होना चाहिए और दवा की इम्पोर्टेंस। अगर फैमिली को ये समझ है, तो फिर वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने मरीज़ को सपोर्ट कर सकेंगे, है ना? हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी चीज़ समन, फिर हम खत्म करेंगे इंशाल्लाह। बस मैं सोच रही थी कि इधर कुछ जो मेरे ज़हन में जो आ रही हैं, जो मरीज़ या उनकी फैमिलीज़ जो थी, मुझे याद है कि वो ये सोचते हैं कि है ना, ये जो बीमारी है, और ये बीमारी हो सकता है वो तस्लीम भी ना करें ये बीमारी है, क्योंकि कुछ वक़्त लगता है ना कभी-कभार के इस चीज़ को तस्लीम करने में। लेकिन वो ये सोचते हैं कि जी इसकी ये अजीब-सा, ये इंसान अजीब-सा हो रहा है, लेकिन इसकी बस शादी करवा देते हैं, शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। है ना? जैसे हम अक्सर शादी में सॉरी ड्रामाज़ में भी देखते हैं ना कि वो कहते हैं हमें शादी के बाद ये ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, कि वो समझते कि ये सब चीज़ों का मतलब क्या हल है हाँ ना? जी। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी कि इस तरह के जो इंसान जो इस बीमारी में ख़ास तौर पर जब वो अभी काफ़ी हद तक एक्टिव हो, ठीक है ना? उनके सिम्पटम्स काफ़ी हद तक एक्टिव हो, तो उनको इस चीज़ में पड़ना चाहिए, शादी जैसे मामले में पड़ना चाहिए, उनके घरवालों को उनको इस चीज़ पर मतलब मजबूर करना चाहिए, क्या कहेंगे? बहुत दफ़ा ये बीमारी खुद एक बहुत स्ट्रेसफुल चीज़ होती है उस मरीज़ के लिए ना, तो उसको समझना, उसको टाइम लगता है। तो हुँ, उसमें अगर आप एक नई चीज़ ऐड कर देंगे, जैसे शादी कोई गुड्डा-गुड़िया खेल थोड़ी है। इट्स हुँ, इट्स सीरियस बिज़नेस। उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो आप उस मरीज़ की ना आप ज़िम्मेदारियों पे और इज़ाफ़ा कर रहे हैं, तो वो फिर उनको और स्ट्रेस करेगी। वो उनकी बीमारी के लिए और ख़राब साबित हो सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि उस टाइम पे जब उनकी बीमारी एक्टिव हो, उस वक़्त आप उनको कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेस मत दें। हुँ, पहले उनकी बीमारी को थोड़ा बेहतर होने दें, लेकिन हाँ, नहीं, वन्स उनकी बीमारी कंट्रोल में हो, बेहतर हो, तो ऑफ़ कोर्स दे कैन लीड एज़ नॉर्मल अ लाइफ़ एज़ पॉसिबल, उनके लिए बेहतर यही है। या लेकिन इलाज के साथ और बीमारी की समझ के साथ। या क्योंकि जब वो बीमारी इतनी ज़्यादा होगी तो फिर उनको खुद उनकी जो फैसला करने की जो कैफ़ियत है वो भी नहीं मतलब कि वो भी सही नहीं होगी ना। जो हाँ, जो फैसला करने की जो सलाहियत होती है वो भी सही तरह नहीं काम कर रही होगी, तो मतलब कि उनके लिए भी अच्छा नहीं, और जो उनकी ज़िंदगी में आप शामिल कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा ना, उनके लिए भी बहुत मुश्किल होगा। तो बिल्कुल उनको स्टेबलाइज़ सबसे मतलब अहम चीज़ ये होनी चाहिए ना, स्टेबिलिटी उनकी 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 बीमारी की। उसके बाद इंशाल्लाह बाकी जो सब चीज़ें हैं वो भी आहिस्ता-आहिस्ता वो मतलब आप शामिल करें और करनी चाहिए भी, और इंशाल्लाह मतलब कि जितना बेहतर कर सकते हैं ना आप उनकी ज़िंदगी को वो आप पूरे जो भी सपोर्ट्स अवेलेबल हैं उन सबको आप इस्तेमाल करें। और इंशाल्लाह ज़रूर ये अगर पूरी तरह मतलब ख़त्म तो जैसे हम कहेंगे ना ख़त्म तो बहुत कम केसेज़ में बिल्कुल ख़त्म होगी। ख़त्म मतलब कि या बहुत कम ज़ाहिर होगी, लेकिन ज़्यादातर तो ये किसी न किसी सूरत में हिस्सा रहेगी ज़िंदगी का, लेकिन ये आप मैनेज कर सकते हैं, हम यही कहना चाहेंगे, हम इसको मैनेज कर सकते हैं। अब सब दवाइयाँ भी हैं और बहुत सारे सपोर्ट्स भी हैं, और ज़रूर मतलब हम एक तरह का एक क्या कहते हैं उसे मुस्बत मतलब हम जो है मैसेज हम छोड़ना चाहेंगे ना इसके बारे में। हाँ, नहीं, और आखिरी बात मैं ये कहूँगी कि जो
बहुत सारे जो नौजवान जो इस बीमारी का वो होते हैं, उसमें ये ज़रूरी है कि आप उनके ऊपर ये भी ना स्ट्रेस डालें कि वो अपना एग्ज़ाम्स के ऊपर वो करें। वो हर चीज़ हो जाएगी, लेकिन वो अपने वक़्त पे होगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ उनकी मेंटल वेल बीइंग जिसे कहते हैं ना, उनकी क्या कहते हैं, सेहत। तो इससे जो भी स्ट्रेस है उसको आप उसको और स्ट्रेस मत दें मरीज़ को, ताकि उसकी जो बीमारी है वो बेहतर हो सके। और फिर उनके पास वक़्त है और चीज़ों को अचीव करने के लिए। ये नहीं है कि हर चीज़ एक ही टाइम पे हो। तो वो बहुत ज़रूरी बात है। और एक आखिरी बात सारी साथिया मैं कहूँगी कि अ, हमारे यहाँ जो है और ऑब्वियसली मैंने काफ़ी मरीज़ों के साथ काम किया है जो हमारे कल्चर को बिलॉन्ग करते हैं, और उनके लिए बड़ा अहमियत देता है कि हम ऑब्वियसली हम कुरान की जो आयात हैं, कुरान की तिलावत, ये सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइफ एज़ वेल, हम उसको अलग नहीं कर सकते। तो जो जो इलाज है, हम कहते हैं कि आप वो भी इलाज करें जो स्पिरिचुअल इलाज क्या कहेंगे उसको उर्दू में? रूहानी रूहानी इलाज भी आप करें, हम अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन उसके साथ-साथ आप उसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी करें। बिल्कुल, मतलब ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है ना। मतलब कि और हमें पता भी है कि जो दवा देंगे भी, आप लेंगे भी, वो सिर्फ़ वो एक ज़रिया होता है ना, मतलब शिफ़ा तो अल्लाह ताला की तरफ से ही है ना। तो तो ये ज़रूर अल्लाह ताला के कलाम के साथ, दुआओं के साथ आप ज़रूर इस मदद लें और साथ-साथ अपनी दुआ भी जारी रखें। और हाँ, बिल्कुल ये मतलब कि हमारा मुस्बत पैगाम है आपके लिए कि ये जो बीमारी है, तो ये इंशाल्लाह ज़रूर बेहतर हो सकती है और आप अपनी मतलब उम्मीद को कायम रखें और आप ज़रूर जो भी आप कर सकते हैं, वो आप करें। हाँ, ठीक है। इंशाल्लाह। चलें, आप प्लीज़ हमारा बेल आइकॉन दबाएँ और हमें सब्सक्राइब करें और हमें देखते रहें। और प्लीज़ हमें मशवरे भी देते रहें कि हम और बेहतर किस तरह अपने हुँ। प्रोग्राम बना सकते हैं आपके लिए। और अगर आप हमारे साथ राब्ता करना चाहें, कुछ दोस्त तो हमें इधर फीडबैक छोड़ते हैं या हमारे हमारे मतलब हमारे हमें ज़ाती तौर पर कॉन्टैक्ट करते हैं, लेकिन अब हम आप हमारा जो है ईमेल वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ ईमेल पर भी राब्ता कर सकते हैं, तो हम आपकी ज़रूर हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपकी सब मैसेजेस पढ़ें और आपसे वापस ताउन करें। तो बहुत शुक्रिया और समन आपका बहुत शुक्रिया कि ये काफ़ी ज़रूरी मौज़ू था ना जो हम करना चाह रहे थे। हम यही इंतज़ार कर रहे थे कि शराब ख़त्म हो मतलब क्योंकि ये चल चल रहा था काफ़ी अरसे से ना, तो जी, इसके बाद ही हम मतलब ये स्किज़ोफ्रेनिया के ऊपर हम गुफ्तगू कर सके। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके और उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को भी काफ़ी मालूमात मिली हों और मतलब आप बेहतर आपकी समझ में और मतलब के सोच और समझ में आपको मतलब इज़ाफ़ा हुआ हो ना। तो ठीक है फिर इंशाल्लाह अगली बार के लिए अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।